Hello students, how are you? Welcome back in my online teaching class, standard 11th, chapter number 13, plant growth and development. And I explain you the plant growth regulators. This point is included in this year's syllabus, that plant growth regulators, PGRS. Okay, and I explain its characteristics and the discovery of plant growth regulators also in my last video. Now let's we take the some plant growth regulators. These are the physiological effects of plant growth, how it's and how they affect to the plants, and what are its uses. All these are included in my today's videos. Okay, then first plant growth regulator is the ऑक्सीन. ओके, ऑक्सीन जो है वह एक ग्रीक वर्ड जो होता है, उससे इसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड में कि टू ग्रो, मतलब ग्रो होना कहलाता है ग्रीक वर्ड में ऑक्सीन. तो इसी वजह से जो प्लांट को ग्रो करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, वह कहलाता है ऑक्सीन. तो इसी वजह से यह वाला जो केमिकल हार्मोन जो प्लांट के अंदर पाया जाता है नेचुरली, अगर उसके प्लांट की हेल्दी ग्रोथ हो रही है, इट मीन्स उसके अंदर जो है ऑक्सीन नाम का हार्मोन जो है वह बराबर जो है सिंथेसिस हो रहा है. लेकिन अगर इसकी कोई स्केर्सिटी हो जाती है तो उसके अंदर कुछ प्लांट में साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं कि उसकी जो ग्रोथ होती है वह स्टॉप हो जाती है. तो यह एक केमिकल है जिसका नाम है केमिकल सब्सटेंस का 3 एसिटिक एसिड. ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है, ठीक है, यह है इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड. ओके, और इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है वह ग्रोथ रेगुलेटर कहलाता है. क्योंकि यह किसी भी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ को करने के अंदर जो होता है वह अपना एक ऑपरेशन करता है. और अगर जहाँ पर प्लांट की हेल्दी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको फार्मर्स जो होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर इसको स्प्रेड करके प्लांट की ग्रोथ को जो होता है रेगुलेट करते हैं. इसीलिए ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स की ग्रोथ की जाती है, सीरियल्स की, पल्सेस की और वीट्स की, तो उसके अंदर उनकी ग्रोथ जो अच्छे से डेवलपमेंट हो, अच्छे से सीड्स मिलें, उसके लिए वह इंपॉर्टेंट होता है फार्मर्स के लिए. हॉर्टिकल्चर्स के अंदर जो फ्रूट्स की जो वहाँ पर फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, तो उस फ्रूट्स के अंदर भी फ्रूट्स जो होते हैं वो अच्छे से ग्रोथ करके अच्छे से मिलें और उनकी जो ग्रोथ बीच में स्टॉप नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर जो है ऑक्सीन नाम का जो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेट. ठीक है, इसे रेगुलेट कहा जाता है. जैसे एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर हार्मोन्स होते हैं, इसी तरह से ये एक हार्मोन्स की तरह से फंक्शन करते हैं प्लांट के अंदर, इसीलिए हम इन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं. ठीक है, ये नेचुरली भी सिंथेसाइज होते हैं. अगर इनकी कुछ कमी होती है तो उसको ऊपर से आर्टिफिशियली स्प्रेड करके उस प्लांट के अंदर इसको क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ को फिर से इंड्यूस किया जाता है. और अब इनके फंक्शंस क्या हैं कि ऑक्सीन जो होता है वह फ्लावरिंग को प्रमोटेट करता है, जैसे कि पाइनएप्पल्स के अंदर. इससे जो होता है फ्रूट जो होता है वह समय से पहले वहाँ पर जल्दी से गिर नहीं जाता है ट्री से, वहाँ पर बना रहता है जब तक कि वो अच्छे से राइप नहीं हो जाए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो जाए और जल्दी से भी हो जाए, टाइम भी ज़्यादा नहीं लेता है. ठीक है, इसकी अर्ली स्टेज से पहले जो होता है फ्रूट छोटा छोटा नहीं आ जाए, उसकी लीव्स नहीं गिर जाए. अगर लीव्स वहाँ पर फॉल हो गई, ठीक है, उसकी स्टेज से पहले ही, तो वहाँ पर फ्रूट नहीं आएगा. तो ये ऑक्सीन का वहाँ पर सिंथेसिस करने से पाइनएप्पल जो ट्री होता है, ठीक है, ऑर्चिड ट्री, तो उसके ऊपर यह हेल्पफुल है. इसी तरह से मोस्ट ऑफ हायर प्लांट्स जो होते हैं उनकी एपिकल बड जो होती है वह अगर प्रॉपर ग्रोथ करती है, तो कितनी बार हम देखते हैं कि कितने प्लांट्स जो होते हैं ना, उनका रूट अच्छे से ठीक है ग्रोथ हो गई है, स्टेम ग्रोथ हो गया है, बट वहाँ पर लीव जो ग्रोथ हुई है छोटी छोटी आई है, या फिर टाइम से पहले ही वो बड़ी नहीं होने से पेल हो गई है या फॉल डाउन हो गई है. इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीन की कुछ कमी आ गई है. अगर यहाँ पर लीव्स आ भी गई है, उनसे इन्फ्लोरेसेंस होकर फ्लावर भी बन रहा है, तो फ्लावर की एपिकल बढ़ा रही है, वो छोटी की छोटी रहेगी, उससे फ्लावर खिल ही नहीं पा रहा है. तो ये सारी जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स दिखाई देती है प्लांट्स के अंदर, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीन जो है वह प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो रहा है. तो इसके लिए आप आर्टिफिशियली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑक्सीन से उसको प्लांट को यहाँ पर उसको इंजेक्ट करके और उसकी एपिकल डोमिनेंस को यहाँ पर बनाया जा सकता है. ठीक है, वहाँ पर इसके अगर शूट टिप से वह रिमूव हो रहे हैं तो उससे ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीन जो है वो प्लांट रेगुलेटर की यहाँ पर कमी हो गई है. तो इसको पूरा करने के लिए फार्मर्स उसको स्प्रेड करेंगे यहाँ पे प्लांट के अंदर, उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी. इस तरह से ऑक्सीन को इंड्यूस करके पार्थिनोकार्पी मतलब जो टोमेटो का प्लांट होता है वह पार्थिनोकार्पी कहलाता है, जिसके अंदर ओवरी नहीं बनती है, डायरेक्टली फ्रूट बन जाता है. ठीक है, वो फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं. तो इस तरह से हर्बिसाइड्स के अंदर
क्या होता है, यह डाइकोटिलीडोन्स के अंदर वीड्स को किल कर देता है। इस तरह से इसके सारे इंपॉर्टेंट बताए हुए वो आप ध्यान रखिएगा। और मोनोकोटिलीडन्स प्लांट को उसको मैच्योरेशन से पहले उसको कोई इफेक्ट नहीं करता है। और वीड वो होती है जो प्लांट के आसपास, जो यूजफुल प्लांट होते हैं ना, उनके आसपास एक्स्ट्रा कुछ प्लांट आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्लांट की ये यहाँ पे रूट आ रही है, हमारे लिए यूजफुल प्लांट है, इसके आसपास कोई दूसरे एक्स्ट्रा कुछ प्लांट आ गए, यहाँ पे उसकी रूट है, उसने धीरे धीरे इस पर कब्जा कर लिया, इसका स्पेस ले लिया, ये प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर इस वीट को रिमूव करने के लिए, और यहाँ पे ये ऑक्सीन जो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। उससे ये सारी वीड जो होती है यह सब खत्म हो जाएगी। और ख़त्म होने के बाद में प्लांट जो है प्रॉपर ग्रोथ किया जाएगा जब इसको यहाँ पर इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि गार्डनर के लिए भी ऑक्सीन जो होता है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। वह जाइलम डिफरेंशिएशंस को भी कंट्रोल करता है और सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है। मीन्स यह एक ग्रोथ रेगुलेटर कहलाता है जो किसी भी प्लांट की शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, फ्लावर और फ्रूट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ओके, अब सेकंड है गिबरेलिन्स। ठीक है, गिबरेलिन जो होता है वो अनदर काइंड का प्रमोटर है। और यहाँ पर मोर देन 100 टाइम के जो गिबरेलिन्स है उनकी रिपोर्ट वाइडली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई गई है। और उसमें जो एनिमल्स है उसके अंदर आया है हायर फंगी और हायर प्लांट्स के अंदर गिबरेलिन को देखा गया है। उसको GA1, GA2, GA3 नाम के गिबरेलिक एसिड्स के अंदर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। और गिबरेलिन ऑलरेडी मैंने आपको जो डिस्कवरीज बताई थी प्लांट के रेगुलेटर्स की, उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से फंगी के अंदर डिस्कवर हुआ था गिबरेलिन नाम की। इसी वजह से इसे गिबरेलिन जो होता है एसिड्स नाम दिया गया है। ठीक है, और इसकी एबिलिटी जो होती है वह क्या है कि यह किसी भी एक्सिस जो होता है प्लांट का, उसकी लेंथ को, एक्सिस को इंक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ग्रेप्स क्या होती है, ग्रेप्स जो होता है वह एक तरह की क्लाइंबर होती है। इसका जो स्टॉल्क होता है वह बहुत वीक होता है, लेकिन ये गिबरेलिन जो होता है वह इसके अंदर ग्रेप्स का जो फ्रूट बनाता है और वह इसके शेप्स के अंदर इम्प्रूवमेंट करता है इस गिबरेलिक एसिड की वजह से। जो ग्रेप्स की जो देखिए यहाँ पर ये क्लाइंबर यहाँ पे इसकी है, यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ करके और फिर यहाँ पे बहुत सारे इसके अंदर फ्रूट्स लग जाएंगे, पूरा का पूरा बंच बन जाएगा ग्रेप्स का। और इस तरह से किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर गिबरेलिन नाम का एसिड जो है वह इसके अंदर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह से वेल फंक्शन करता है, इस तरह से उसको हेल्दी ग्रोथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और शुगर कैन स्टोर के, जैसे शुगर कैन जो होता है उसके स्टेम्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसको शुगर कैन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह एक शुगर के रूम में स्टोर होता है। इसके अंदर C4 टाइप की बेस शुगर होती है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है। तो इसके अंदर भी शुगर केन जो क्रॉप होती है इसके अंदर भी गिबरेलिन को इंक्रीज़ करके इसके स्टेम को इंक्रीज़ किया जाता है। देखिए शुगर केन का आपने स्टेम देखा है, ओनली शुगर केन का ये स्टेम ही होता है, यह स्टेम, जिससे कि यहाँ से शुगर जो होती है वह बनाई जाती है। क्योंकि इसके अंदर बेस्ट टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, C4 प्लांट कहलाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है। इसी वजह से इसको शुगर प्रोडक्शंस के अंदर काम में लिया जाता है और झगरी भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर जितना बड़ा इसका लार्ज स्टेम होगा शुगर केन का, उतना ही लार्ज अपने को इसका क्वांटिटी, इसका जो अपने को सब्सट्रैक्ट निकालना है वह मिलेगा। और लार्ज ग्रोथ इसको इलोंगेट करने के लिए, इतना हाइट में जहाँ तक इसकी हाइट पॉसिबल है वहाँ तक की ग्रोथ करने के लिए इसके अंदर जिब्रेलिन जो होता है वह इंजेक्ट किया जाता है, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। यह केवल शूट इतने से में इसका स्टॉप नहीं होता है, अगर इतना ज़्यादा लंबा इसका स्टेम जाएगा, इलोंगेट होगा, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो होता है शुगर्स मिलेगी। तो इस तरह से यह शुगर केन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है गिबरेलिन, कि इसकी शूट स्टेम की लेंथ को इंक्रीज़ करता है। और 20 टन एकड़ जो यील्ड होती है हमारी शुगर केन की, उसके अंदर ये गिबरेलिक एसिड किस तरह से देखिए यहाँ पे हेल्प करता है। अब इसके बाद में है स्प्रेलिंग जुवेलिन कॉनिफर्स। यहाँ पर जो कॉनिफर्स ट्रीज जो होते हैं उसके अंदर जो होता है गिबरेलिक एसिड जो होता है, उसके अंदर उसके अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाए, वो जल्दी से उसके अंदर सीड प्रोडक्शन होकर के जल्दी से जर्मिनेट हो जाए, जल्दी से कम टाइम में ही वो प्लांट जो होता है, जैसे सीजनल होते हैं ना कि 4 महीने या 5 महीने में उस प्लांट की सीडलिंग होकर के फिर हमें उसका कोई वेजिटेबल्स वगैरह मिलेगी। तो यहाँ पर समय से पहले उसका मैच्योरेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अपने को एग्जाम्पल दिया है बीट और केबेज, जो दोनों की दोनों विंटर वेजिटेबल्स कहलाती है। और ये बाइनियन होती है, 2 ईयर्स ही इनकी जो होती है यहाँ पर इनका लाइफ साइकिल होता है। लेकिन अगर गिबरेलिन को यहाँ पर स्प्रेड किया जाता है तो इनको 4 मंथ में जो इनकी ग्रोथ होती है उससे पहले ही 2 मंथ में यहाँ पर मिल जाती है और वह हेल्दी ग्रोथ हो जाती है, जिससे हमें यहाँ पर 2 ईयर्स के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं। ओके,
ऑक्सिन हो गया, गिबरेलिन हो गया। आप इसको एग्जाम्पल के साथ में देखिएगा कि ऑक्सिन किस तरह का प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर था, वह ग्रोथ करता था स्टेम, रूट और उसके प्लांट के ऑर्गन्स की। और जो गिबरेलिन था वह उसको मैच्योरिटी होने से पहले उसके अंदर अर्ली प्रोडक्शंस करता था और उसकी जो स्टेम होते हैं उनकी मेन स्टेम की ग्रोथ बनाने में हेल्पफुल था। अब है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है वह डिस्कवर्ड हुआ था काइनेटिन नाम के प्रोटीन से, जो कि जिसके अंदर जो होता है न्यूक्लियोसाइड्स एडिनिन और प्यूरिन्स होते हैं उससे बना होता है। और यहाँ पर काइनेटिन जो था वह प्लांट के अंदर जो होता है नेचुरली ओकर्स होता है, लेकिन कभी कभी इसकी कमी होती है तो उससे इसको वापस फिर से इंजेक्ट करके आर्टिफिशली और उस प्लांट के अंदर जो इसका फंक्शन होता है उसे एक्टिवेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन जो होता है नेचुरली मैंने बताया पाया जाता है प्लांट में ऑलरेडी। तो इसका एग्जांपल है कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। ठीक है, कोकोनट मिल्क आपने देखा है उसके अंदर केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, इसकी वजह से ही इसके अंदर जो होता है कोकोनट का पानी बनता है। और यहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई थी जेटिन के अंदर। और यह साइटोकाइनिन जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीज़न को प्रमोट करना। यहाँ पे सेल जितनी फास्ट डिवाइड होगी उतनी फास्ट उसके प्लांट के किसी भी पार्ट की ग्रोथ होगी। तो इसको फास्ट करने का, इसको रेगुलेट करने का फंक्शन होता है साइटोकाइनिन से। अगर साइटोकाइनिन नेचुरल अच्छे से हेल्दी रूप में प्लांट में अगर रिलीज हो रहा है तो उसकी हेल्दी ग्रोथ होगी, सारी एक्टिविटीज़ प्लांट के अंदर सेल डिवीज़न की चलती रहेगी, उसकी रैपिड ग्रोथ होगी, उसकी रूट, उसकी शूट्स, बर्ड्स, और जब तक वो यंग होता है एडल्ट हो जाता है उसमें फ्रूट सीड्स सबके अंदर इसकी हेल्प करेगा। लेकिन जब यहाँ पर अगर उसके अंदर यह ग्रोथ नहीं हो रही है तो साइटोकाइनिन को आर्टिफिशली हम इसकी प्लांट के अंदर इंजेक्ट करके उसकी प्रॉपर ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ को डोमिनेंस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ऑक्सिन हो गया, गिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। अब नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वह है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन जो होती है यह एक टाइप की गैस होती है। ठीक है, इथाइलिन गैस जो होती है यह यह एक सिंपल गैसियस है। ठीक है, सिंपल गैसियस पीजीआर है, ग्रोथ रेगुलेटर गैस के रूप में है। यह क्या काम करता है, यह टिश्यूज़ के अंदर सेनिसेंस और राइपिंग फ्रूट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेनिसेंस मतलब होता है कि एक प्लांट का लाइफ साइकिल होता है, सीडलिंग एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लाइफ साइकिल, कि उसको सीड से ग्रो होने तक उसकी रूट, स्टेम, लीव्स, उसके बाद फ्लावर, अगर फ्रूट प्लांट है तो फ्रूट, फिर उसके अंदर सीड, फिर से वहाँ पर वो धीरे धीरे उसकी जितनी एज होगी तो डेड हो जाएगा, फिर सीड से फिर से उसको ग्रो करेंगे। यह इसकी जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट की, कि जितना है अगर 2 ईयर का है, एनुअल है, 1 ईयर का है या बाइनियल है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जितनी एज होती है लाइफ साइकिल उसकी सीडलिंग से लेकर के उसकी फ्रूट की एज तक, तो वह सेनिसेंस कहलाती है। तो वह सेनिसेंस राइपिंग फूड की फ्रूट को ड्राइव करने में, पकने के अंदर हेल्प करती है इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है वह इतना नेचुरली फ्रूट्स के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊपर से उसको स्प्रेड करके इथाइलिन गैस को फ्रूट की सेनिसेंस को रेगुलेट किया जा सकता है और फ्रूट को राइप होने के अंदर भी हेल्प करते हैं। कभी कभी हम फ्रूट देखते हैं बहुत धीरे धीरे राइप होता है, छोटा रह जाता है, कच्चा ही रह जाता है, फिर पकता नहीं है, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स होती है। और उसके अंदर सेनिसेंस नहीं होता है, कभी लीफ छोटी हो गई, कभी फ्लावर नहीं निकल रहे, कभी फ्रूट नहीं, तो उसके पूरी सेनिसेंस को और उसकी राइपिंग फ्रूट को रेगुलेट करने के लिए इथाइलिन गैस को स्प्रेड करके आर्टिफिशली उस प्लांट के अंदर इंजेक्ट करके उसकी ग्रोथ को प्रॉपर किया जाता है, जिससे जो अपना टाइम पीरियड होता है उससे पहले फ्रूट पक जाएगा और अच्छे से पकेगा, और वह कच्चा भी नहीं रहेगा, छोटा भी नहीं रहेगा। उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वह क्लाइमेटिक जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग बढ़ा दी जाती है। ठीक है, और इथाइलिन जो होता है सीड की डोरमेसी को भी ब्रेक करता है। एक डोरमेसी में आपको टर्म बताती हूँ क्या होता है, कि अगर प्लांट को सारी प्रॉपर, हम क्या बोलते हैं कि सीडलिंग होने के लिए, किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए, सीडलिंग होने के लिए प्रॉपर उसके फेवरेबल कंडीशंस क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। लेकिन इसके सिवा, इसके बाद में भी अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसको मिल रही है, सारी फेवरेबल कंडीशन है, फिर भी सीड के अंदर सीडलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पर उसके अंदर डोरमेसी आ गई है। फेवरेबल कंडीशन के बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं होता है, इसका मतलब उस सीड के अंदर जो है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जो आ गई है, बैरियर्स आ गए हैं जो सीड को ग्रो नहीं होने दे रहे, तो वह जो होती है डोरमेसी होती है। तो यह डोरमेसी कभी कभी आ जाती है, जिसे इथाइलिन जो होता है इसका स्प्रेड करने से वह डोरमेसी रिमूव हो जाएगी और सीड फिर से हेल्दी ग्रोथ करके जर्मिनेट होने लगेगा। जैसे कि पीनट जो होता है सीड होता है, पोटैटो का सीड होता है, इसमें इथाइलिन प्रमोटेड करके इसके इंटरनल ग्रोथ और इसके एलोनकेशंस जो होते हैं वह बढ़ाया जाता है।
राइस के प्लांट में भी, टोमेटो में भी, और पीनट जो होती है उसके भी सीड के अंदर सारी डोरमेसी को रिमूव करके उस जो सीड होता है उसको जर्मिनेट करके उसकी रूट ग्रोथ को, उसके रूट हेयर फॉर्मेशंस को, और वाटर कितना एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स कितना एब्जॉर्ब करता है प्लांट से, सारी कैपेसिटी को इथाइलिन जो होता है वह इंक्रीज करता है, एक्टिव करता है प्लांट के अंदर। ठीक है। और इथाइलिन का यूज जो होता है वह फ्लावरिंग के अंदर भी होता है, कि फ्लावर जहाँ पर आते हैं, तो जैसे एग्जांपल इसके अंदर दिया है पाइनएप्पल, तो उसके फ्लावर के अंदर यहाँ पे सिनक्रोनेसिंग फ्रूट को सेट करता है, क्योंकि आपने पाइनएप्पल देखा है किस तरह का फ्रूट होता है। यहाँ पे पाइनएप्पल इस तरह का होता है ना, पूरा यहाँ पे काटे काटे, और इस तरह का पूरा पाइनएप्पल का फ्रूट, तो इसके अंदर जो होता है यहाँ पे इथाइलिन उसके फ्लावर के अंदर से पहले से इस तरह से उसकी ग्रोथ को इस तरह से डिसाइड कर देता है कि फ्रूट पूरा अच्छे से सेट हो जाए और पूरी फुल ग्रोथ करे। इसी तरह से मैंगो के अंदर भी जो होता है इथाइलिन जो होता है वह ग्रोथ रेगुलेट इस तरह का फंक्शन करता है कि मैंगो का सीड भी जो होता है और फिर उसके बाद में जो फ्रूट बनता है अच्छे से राइप हो जाए, और वही मेच्योर कंडीशंस के अंदर जो होता है अनराइप होकर के फॉल डाउन नहीं हो जाए। तो इथाइलिन इस तरह से एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, हॉर्टिकल्चर फील्ड के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और इथाइनिल जो होता है वह प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करके उसके अंदर जो स्लो मोशन जो हो रहा है, धीरे धीरे फ्रूट पकेंगे कि धीरे धीरे बनेंगे, वो सबको स्टोर करके अर्ली एज के अंदर फ्रूट को पका करके रेडी कर देता है। इस तरह से यह टोमेटो, एप्पल, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है, चेरी, वॉलनट, कि जो यहाँ पर जो होते हैं अच्छे से राइप हो जाते हैं, और इस तरह से यहाँ पर फीमेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के अंदर इसको इथाइलिन को प्रमोट करके बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर यील्ड के अंदर इसकी जो कैपेसिटी होती है वह बढ़ा दी जाती है। इसका एग्जांपल है कुकुम्बर भी। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इथाइलिन के भी यूज़ हो गए कि फ्रूट को राइप करने के अंदर जो होता है मेन हेल्प करता है। ठीक है। अब है नेक्स्ट ग्रोथ प्रमोटर है एब्सिसिक एसिड। ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो है वो लास्ट ग्रोथ प्रमोटर है। आप ध्यान रखिएगा अभी तक कौन कौन से हो गए थे, देखिए आप नाम याद रखिएगा उनके फंक्शंस उनके एग्जांपल्स के साथ में। जो फर्स्ट था वो ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। अब इसके बाद में हमारे 4 होने के बाद 5th आता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रोथ रेगुलेटर है। यह प्लांट की जो है एब्सिशंस और डोरमेसी को रेगुलेट करने के लिए एक अहम रोल करता है। ठीक है। डोरमेसी मैंने आपको बता दिया था कि सीड जो होता है वह जर्मिनेट नहीं हो पाता है सारी फेवरल कंडीशंस में भी, तो वह चीज़ डोरमेसी कहलाती है, जिसको मैंने बताया था इथाइलिन से भी इसका स्प्रेड करके भी डोरमेसी को रिमूव किया जाता है। इसके सिवाय एब्सिसिक एसिड से भी डोरमेसी जो होती है सीड की उसको रिमूव किया जाता है। और एब्सिशंस मतलब जहाँ पे फ्लावर जो होता है वह प्रॉपर हेल्दी ग्रोथ करे, यहाँ पे सीड जर्मिनेशन से लेकर के उसके फ्लावर और फ्रूट की राइपिंग स्टेज तक, तो वह कहलाती है एब्सिशन। और दोनों के अंदर एब्सिसिक एसिड जो होता है वह एक्टिवेशन का इन ग्रोथ इनहिबिटर का एक अहम रोल करता है। ठीक है। यह प्लांट की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को भी इनहिबिटर करता है, सीड जर्मिनेशंस को एक्टिव करता है, प्लांट के अंदर स्टोमेटा जो होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, प्लांट की टॉलरेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है। टॉलरेंस मतलब उसकी कैपेसिटी कि बाहर के आउटर एटमॉस्फेयर से प्लांट कितना प्रोटेक्ट अपने आप को कर पाता है। इसीलिए हम इसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं कि अगर प्लांट जो है यहाँ पे एक जगह पे फिक्स होते हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा विंड आई है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, उस सारे एटमॉस्फेयर में भी प्लांट एग्जैक्ट ग्रोथ किस तरह से कर पाए, तो वह एब्सिसिक एसिटिक एसिड को अगर इसके ऊपर स्प्रेड किया जाए, इंजेक्ट किया जाए, उसके अंदर जो होते हैं स्ट्रेस रेसिस्टेंस बन जाता है, इसीलिए हम इसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये किस तरह से प्लांट को वेरियस काइंड के स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है, जिससे प्लांट की हेल्दी ग्रोथ हो सके। ठीक है। और यह मैच्योरेशंस, डोरमेसी और सीड डेवलपमेंट के अंदर भी अपना एक अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्सिसिक एसिटिक एसिड। ठीक है। और यहाँ पर एब्सिसिक एसिटिक एसिड जो होता है वह मोस्ट सिचुएशंस के अंदर एंटागोनिस्ट टू जीएसएस के अंदर भी वर्क करता है। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि मोस्ट सिचुएशंस के अंदर या किस तरह से फंक्शन करता है, एंटागोनिस्ट से लेकर के जीएएस। ठीक है। इसका मतलब है
कि वह जो होता है ग्रोथ को रेगुलेट करने के सिवाय वहाँ पर किसी अनफेवरेबल फैक्टर की ग्रोथ, जैसे हम यह मानते हैं कि फेवरेबल कंडीशन के लिए हम फैक्टर्स कौन से मानते हैं, टेम्परेचर को मानते हैं, लाइट को मानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मानते हैं, लैंड और सोइल को, लेकिन यह भी एक फैक्टर की तरह से फंक्शन करने लगता है, तो हम इसे बताते हैं एंटागोनिस्ट टू जीएस, ठीक है। और बहुत सारी कंडीशन फेजेस ऐसी आती है ग्रोथ की फेजेस कि जिसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन मतलब छोटा सा सीडलिंग से लेकर के ठेठ तक की जो मैच्योरेशंस की जो कंडीशन होती है, जब तक फ्लावर बन जाए, फ्रूट बन जाए, वहाँ तक की सारी जो इसकी फेजेस आती है किसी भी प्लांट की, वो कहलाती है डिफ्रेंशिएशन। तो इस डिफ्रेंशिएशन के अंदर प्लांट को डेवलपमेंट करने के लिए जो होता है पीजीआरएस एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सारे के सारे पीजीआरएस इस तरह से सभी अगर प्लांट के अंदर सभी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में स्प्रेड किए जाए, इंजेक्ट किए जाए, तो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होगी। और अगर उसके अंदर पहले से नेचुरल सिंथेसाइज है तो भी प्रॉपर ग्रोथ होगी, और अगर नहीं है तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके भी प्लांट को हेल्दी और प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो आपने देखा सारे के सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं किस तरह से हम इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, और यह हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फील्ड जो होता है उसके अंदर यील्ड प्रोडक्शंस को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, लाइट, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ पीजीआर, ये सब के सब इफेक्ट करते हैं किसको, वर्नलाइजेशंस को, फ्लावरिंग को, डोरमेसी को, सीड जर्मिनेशंस को और प्लांट मूवमेंट को, ठीक है। वर्नलाइजेशंस क्या है ये मैं आपको आगे आपके टॉपिक आएगा उसके अंदर एक्सप्लेन करूँगी। और इस तरह से यहाँ पर लाइट और टेम्परेचर भी एक अहम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। अभी तो मैंने आपको बताया था कि पीजीआरएस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। इसके सिवाय होता है लाइट एंड टेम्परेचर, ठीक है, जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। इसके अंदर दो टर्म हम लेते हैं कि किस तरह से इफेक्ट करते हैं। उसके अंदर पहला है फोटो पीरियोडिज्म्स, आप इसको एक शॉर्ट नोट के रूप में जरूर याद कर लीजिएगा। फोटोट्रॉफिज्म एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी फोटोट्रॉफिज्म मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लांट जो होता है उसके लिए एक बायोटिक फैक्टर जो है उसकी फेवरेबल कंडीशंस के अंदर आता है लाइट। उस लाइट रिएक्शंस के अंदर भी जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ाया था कि अपना फूड जो होते हैं वह बनाते हैं, हाँ ठीक है, कार्बोनिक फूड से ही फ्लावर्स खिलते हैं, फ्रूट्स बनते हैं और सीड्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लाइट जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ग्रीन प्लांट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जितना लाइट का इनको अमाउंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं यह टर्म मतलब इस टर्म को अपन कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर एक ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर ये लॉन्ग डे प्लांट का डायग्राम है ये वाला, ठीक है। इसके लॉन्ग डे प्लांट के अंदर क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पर अगर इसको लॉन्ग टाइम पे लाइट मिलती रहेगी इस प्लांट को तो इसके अंदर फ्लावर जो होते हैं पर्टिकुलर रहेंगे, लेकिन नहीं मिली तो इसके अंदर फ्लावर्स नहीं आएंगे। और शॉर्ट डे प्लांट कि अगर इसको लॉन्ग डे अगर बहुत टाइम तक इसको लाइट मिलती रही तो फ्लावर्स नहीं आएंगे, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए मिली तो फ्लावर्स आ जाएंगे। यानी इसको टेम्परेचर जो होता है वह लो चाहिए, थोड़ा ही चाहिए, और लाइट भी कम चाहिए, ठीक है। इसको लाइट भी ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए लॉन्ग डे प्लांट, और इनको कम चाहिए शॉर्ट डे प्लांट। कि कितनी बार जो होते हैं ना हम देखते हैं विंटर ग्रोथ होती है, समर ग्रोथ होती है। विंटर ग्रोथ मतलब उनको लाइट की ज़रूरत होती है और कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और जो समर के अंदर ग्रोथ करते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं जिनको कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और ज़्यादा हाई लाइट चाहिए होती है, ठीक है। और तीसरी तरह के प्लांट होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, जो ऑटम सीजन के बाद भी ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है। जो छोटे एज के सीजनल प्लांट होते हैं वो सभी डे न्यूट्रल में आते हैं, जिनको ना लाइट कुछ इफेक्ट करती है, वो फिर भी अपनी मैच्योर जो फेवरेबल कंडीशन होती है उसके अंदर वेजिटेटिव मैच्योरिटी कर लेते हैं, ओके। तो इस तरह से आपको टू टाइप्स के प्लांट बताए थे। तो यह वर्ड आपको इस तरह से फोटोट्रॉफिज्म समझ में आ गया होगा कि फ्लावर्स जो होते हैं वह लाइट और डार्क के से रिएक्ट होते हैं, ठीक है। कि डार्क मतलब कितना वो उसको ना फोटो मीन्स होता है लाइट को कितना एक्सेप्ट करते हैं और लाइट को कितना एक्सेप्ट नहीं करते। तो यही इनकी जो सेंसिटिवनेस होती है, सेंसिटिवनेस लाइट के लिए, वह कहलाती है फोटोट्रॉफिज्म। स्टेम हमेशा फोटोट्रॉफिज्म होते हैं क्योंकि वह अबोव होते हैं, धरती के ऊपर होते हैं वह, ठीक है। कि यह देखिए यहाँ पर हम हमेशा अगर स्टेम और रूट को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं तो हम इसके लिए बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म स्टेम को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट के अंडर में कवर में रहता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है। हम इसे बोलते हैं रूट को नेगेटिव
फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़मीन के अंदर रहती है। उस तरह से आप समझ सकते हैं कि फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या था। इसके अकॉर्डिंग ही जो होते हैं प्लांट को डिवाइड किया जाता है कि कुछ प्लांट को लॉन्ग डे में, कुछ को शॉर्ट डे में और कुछ को न्यूट्रल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से लाइट जो होती है वह लीव्स को इफेक्ट करती है, क्योंकि लीव्स ही मेन जो होती है फोटोट्रॉपिज्म के अंदर रिएक्शंस करती है फोटोसिंथेसिस की, और उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर जो होता है वह कार्बोनिक फूड बनता है, फ्लावर्स बनते हैं और फ्रूट बनता है। ओके, तो यहाँ पे ये वर्ड हो गया आपका फोटोट्रॉपिज्म, समझ में आ गया। अब इसके बाद में है वर्निलाइजेशंस। वर्निलाइजेशंस जो होता है वह जो होता है ये प्लांट जो होते हैं फ्लावर वह न तो अब क्वांटिटी होते न क्वालिटी होते, केवल वो एक्सपोज होंगे लो टेम्परेचर के अंदर। तो यह फिनोमिनन टर्म कहलाता है वर्निलाइजेशंस। ठीक है, ये वर्निलाइजेशंस क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वह क्वांटिटी के ऊपर भी नहीं, वो क्वांटिटी के अंदर या क्वालिटी के अंदर डिपेंड होंगे, किसकी वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से। तो यह फिनोमिनाइन होता है वर्निलाइजेशंस। इसके अंदर हम सीजनल प्लांट्स की बात करते हैं कि कुछ विंटर प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारी सीजन्स कितनी आती है, हमारी सीजन्स होती है विंटर, समर, ऑटम और स्प्रिंग। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं सीजनल प्लांट जो समर के अंदर काटने, ठीक है, विंटर समर, यहाँ पे ये स्प्रिंग है। ठीक है, तो जैसे ऑटम के अंदर अगर उनको ग्रो कर दिया, ठीक है, तो ऑटम के अंदर ग्रो करने के बाद में धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ होगी। यहाँ पर किसके अंदर हो जाएगी ग्रोथ, स्प्रिंग के अंदर, और स्प्रिंग के अंदर ग्रोथ होने के बाद में उनको समर के, स्प्रिंग के बाद में क्या आता है समर, समर के बाद में काटा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो सीज़न होती है वह आएगी, पहले जो होगी यहाँ पर समर, फिर आ जाएगी कौन सी, समर के बाद में यहाँ पे आती है रेनी सीज़न आती है ना, रेनी सीज़न, फिर विंटर, उसके बाद में जो विंटर के बाद में ही आती है, विंटर के अंदर ही आ जाती है स्प्रिंग और ऑटम। स्प्रिंग जो होती है उसके अंदर जो होता है वर्निलाइजेशन बेस्ट जो होता है, क्योंकि इसी के अंदर मोस्ट ऑफ प्लांट जो होते हैं वह ग्रोथ होते हैं, उनके ऊपर जो होता है सीडलिंग हो जाती है, फ्लावर्स आ जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है। और समर ग्रोथ होने के बाद समर, स्प्रिंग के बाद आती है समर, समर के अंदर उसको हार्वेस्ट मतलब कट कर ली जाती है इस क्रॉप को। और ऑटम ऐसी सीज़न होती है कि जहाँ पर समर के बाद में आएगी कि जब कट हो रहा है, या मोस्ट ऑफ ट्रीज जो पूरे अच्छे से मेच्योर हो गए, बहुत सारी लीव्स आ गई है, स्प्रिंग में पूरे हरे भरे हो गए, लेकिन ऑटम के अंदर उसकी सारी लीव्स फॉल हो जाएगी, और फिर से धीरे धीरे विंटर में, समर में थोड़ी थोड़ी ग्रो होगी, और स्प्रिंग के अंदर फिर से हरे भरे हो जाएंगे। ये पूरा एक साइकिल चलता है जो वर्टिलाइजेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेगुलेट होता है। तो यहाँ पर प्लांट्स की भी वेराइटीज़ देखी जाती है, इसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। तो इसी के अकॉर्डिंग होती है रबी और खरीफ की, विंटर सीज़न की जो होती है वह क्रॉप, और समर सीज़न की क्रॉप। उस तरह से फ्लावरिंग सीज़न जो होती है प्लांट की, उसके अकॉर्डिंग इनको जो होता है इनकी सीज़न के अकॉर्डिंग जो स्पेशल टाइप्स की टेम्परेचर के लिए, जिस टाइप की जो उसके लिए एक्टिवनेस करते हैं, जिस टेम्परेचर के अंदर सूटेबल होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप को यहाँ पर जर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, तो प्लांट जो होते हैं यहाँ पर देखिए विंटर वेराइटीज़ के अंदर जो होते हैं वो प्लांटेड होते हैं स्प्रिंग के अंदर, विंटर के अंदर उसका सीड ग्रो किया, वो प्लांट होंगे स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, फिर उनके फ्लावर्स जो होंगे वह प्रोड्यूस होंगे, फिर उनसे ग्रेन्स निकलेगा, और इस तरह से वह सीजनल, उसकी सीज़न कंप्लीट हो जाएगी, फिर वह प्लांटेड हो जाएंगे फिर से ऑटम के अंदर, तो फिर वह जर्मिनेट होंगे, फिर विंटर के अंदर उसके अंदर सीडलिंग आएगी, और फिर स्प्रिंग के अंदर वह पूरी ग्रोथ कर लेंगे, और उनका हार्वेस्ट किया जाएगा मिड समर सीजन में। तो इस तरह से अपना पूरा एक प्लानिंग बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है, बाइनियल मतलब 2 ईयर्स जिसकी एज होती है, एक यहाँ पर एक एज जो थी ना, यहाँ पर अभी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो गई। जैसे बाइनियल प्लांट में दिया है कैरट, ठीक है, तो कैरट को प्लांट किया स्प्रिंग सीजन के अंदर। ठीक है, फिर स्प्रिंग के बाद में उसके अंदर जो होता है यहाँ पर ग्रेन्स आने लगे धीरे, उसके जो वहाँ पे मतलब ग्रेन्स नहीं, यहाँ पर हम लेंगे उसकी वेजिटेबल्स। ठीक है, धीरे 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 उसकी वेजिटेबल्स आने लगी, फिर फ्लावरिंग सीजन आई, फिर ऑटम के अंदर जो है वह पूरा प्लांटेड हो गया, जर्मिनेट हो गया, फिर उसके अंदर वापस स्मॉल सीडलिंग आ गई, उसकी ग्रोथ स्प्रिंग में हो गई, और हार्वेस्ट हो गया उसका मिड समर में। इस तरह से बाइनल प्लांट जो होते हैं वह 2 ईयर्स के प्लांट होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वो अपना लाइफ साइकिल जो होता है सीजनल अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है उसके बाइनल के शुगर बीट, केबेज, कैरट्स। ओके, तो यह बाइनल के एग्जाम्पल थे। तो यहाँ पे ये भी आपका कंप्लीट हो गया है टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक आपके लिए इस लेसन का बचा है, यहाँ पे बचा है आपका ये वाला है डोरमेसी। सीड डोरमेसी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि प्लांट को सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है। ठीक है,
किसी भी प्लांट को हेल्दी ग्रोथ के लिए हम क्या बोलते हैं कि अगर उसको वाटर मिला, उसको सनलाइट मिली, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रॉपर वर्क कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, तो प्लांट जो होता है वो जर्मिनेट हो जाएगा। बट कभी कभी ये सारी फेवरेबल कंडीशंस के बाद में भी जर्मिनेट नहीं होता है, क्योंकि वह सीड जो होता है उस सीड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि यहाँ पर उस सीड के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से वह सीडलिंग नहीं हो पा रही है। वह कहलाता है डोरमेसी। डोरमेसी जो होता है सीड के अंदर कंडीशंस आ जाती है खुद सीड के अंदर कि उसकी हार्ड सीड कोट बन गई है, कोई केमिकल इनहिबिटर्स उसके अंदर आ गया है, या एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड या पैरा एब्सोरिक एसिड, ये सभी जो होते हैं, या इममेच्योर जो एम्ब्रियो होता है वह कुछ बन गया है। तो यह सीड डोरमेसी को रिमूव करके उसके ऊपर इथाइलिन या एब्सिसिक एसिड को स्प्रेड करके, या फिर उसको आउटर फोर्स से रेत वगैरह जो होती है ना, सेंड के साथ में उसको सीड को थोड़ा सा क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं, तो इससे उसकी डोरमेसी हट जाती है। फिर उस सीड को अगर ग्रो करेंगे तो वो अपनी डोरमेसी को ब्रोकन डाउन करके फिर वह सीडलिंग कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ कहलाती है डोरमेसी। और डोरमेसी के एग्जांपल आपको बताते हैं किस वजह से आती है। कभी कभी सीड कोट जो होती है वह सीड के अंदर ब्रोकन, वह सीड कोट होता है ना, सीड के ऊपर उसका जो छिलका होता है सीड कोट, ठीक है, यहाँ पे ये सीड कोट है, इसके अंदर इस तरह का कुछ हो गया है कि यहाँ पे इसकी वजह से इसकी यहाँ पे सीडिंग नहीं हो पा रही, तो इस सीड कोट को रिमूव कर देंगे। किससे कि यहाँ पे सेंट वगैरह के साथ में थोड़ा स्क्रब करेंगे तो हट जाएगा, या फिर इसके ऊपर इथाइलिन एसिड करेंगे, एब्सिसिक एसिड इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, तो यहाँ ये सेंट पेपर से करेंगे इसको, तो वहाँ से इसकी डोरमेसी हट जाएगी। फिर हम इसे ग्रोथ करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर ग्रोथ उसकी हो जाएगी, जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यह इस तरह से फेवरेबल कंडीशन जो होती है, लाइट टेम्परेचर मेथड जो होते हैं, फिर वह ओवरकम हो जाते हैं सीड डोरमेसी के ऊपर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से सीड डोरमेसी भी बता दी थी, इसको रिमूव कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लांट ग्रोथ चैप्टर फिनिश हो गया है। आप इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। और इसके अंदर सिर्फ आपका जो था 15 वाला जो था, बाकी सारे टॉपिक्स कट हो गए थे, ओनली 15.4 वाला टॉपिक जो था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वाला, वही प्रिपेयर कीजिएगा। ओके।